वेलकम बच्चों हमारे अपने YouTube चैनल क्वांटम क्विज पे। तो पिछले क्लास में हम लोग किए थे ये वाला चैप्टर स्टार्ट यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही एकदम छोटे से चीज हम लोग पढ़ाई किए थे। तो उसी का ही कंटिन्यूशन है ये सेकंड लेक्चर। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन का पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है यहाँ पे? The powers to which fundamental quantities, fundamental quantities क्या बताया था बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होते हैं जो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब जो खुद एक क्वांटिटी है जो इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वो होता है तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब तुम जो फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करना चाहते हो वो डिराइव क्वांटिटी अगर है तो तुम्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेना पड़ेगा। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेने पे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे तुम्हें कितना पावर देना हो रहा है इस केस में, तो वो डिनोट करेगा तुम्हारा डायमेंशन। जैसे एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटी लिखा है। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ होता है, तो लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। याद रखना बच्चों कि यहाँ पे डायमेंशन पे हमेशा कैपिटल लेटर यूज होते हैं और हमेशा विद इन थर्ड ब्रैकेट उसको लिखना होता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए एल और टाइम के लिए टी विद इन थर्ड ब्रैकेट। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो टू दी पावर -1 बन जाएगा, तो एल टी -1 तुम्हारा वेलोसिटी का डायमेंशन बन गया। ठीक उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन लिखोगे तुम तो वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट मींस lt -1 वेलोसिटी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय t, तो ये आ गया तुम्हारा lt -2। फोर्स उसी तरीके से देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का डायमेंशन इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन उसी तरीके से आ गया mlt -2। नेक्स्ट वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का लेंथ, तो आ गया तुम्हारा वर्क डन का डायमेंशन। फिर आएगा तुम्हारा जो वर्क डन, एनर्जी सेम होते हैं, हाँ पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये आ गया तुम्हारा वर्क डन डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन, तो ये आ गया तुम्हारा पावर का डायमेंशन। यहाँ पे चलते हैं चलो, तो यहाँ पे आ गया देखो इंटेंसिटी अभी तक हम लोगों ने जाना नहीं है क्या है। तो ये इंटेंसिटी हम लोग लाइट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, हीट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होता है? किसी भी एनर्जी कितने रेट पे पर यूनिट सरफेस एरिया से गुजर रहा है, तो वो होता है उसका इंटेंसिटी। सम इंटेंसिटी सब कुछ वही होता है। तो एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया इनटू टाइम, तो एनर्जी का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन, तो आ गया तुम्हारा इंटेंसिटी। ठीक उसी तरीके से प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक उसी तरीके से मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक उसी तरीके से सरफेस टेंशन एक नया टर्म है, क्लास 11 में है हमारा चैप्टर, ये नया टर्म है तुम लोगों के लिए। तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा सरफेस टेंशन का डायमेंशन। और नेक्स्ट में आया फ्रीक्वेंसी, जो कि होते हैं 1 अपॉन टाइम यानी कि t टू द पावर -1। तो ऐसे बच्चों हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उसका डायमेंशन लिखना है तो हमें उसका एक डेफिनेशन पता होने चाहिए या फिर उसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिस हिसाब से हम उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोगों को अभी ये नया चीज लग रहा है। अभी तुम लोगों को लग सकता है क्या सर ये सारे डायमेंशंस जो होंगे सभी को याद रखना पड़ेगा? जरूरत नहीं है। कुछ चीज हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। हमें ज्यादा फोर्स देने की जरूरत नहीं है याद करने के लिए, ऑटोमेटिकली याद होगा तो बहुत बढ़िया। अगर याद नहीं होगा तो हम लोग जस्ट उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, डायमेंशन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन गलती मत कर देना, याद रखने से जो गलती हो जाता है सबसे बहुत बड़ा वो होता है 2 की जगह पे 3 आ गया, कहीं पे माइनस नहीं लिख दिए, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों, हमें एकदम कॉन्शियस रहना है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम लोग छोटा सा एक पार्ट यहाँ पे देख लिए कि कैसे डायमेंशन लिखा जाता है। अभी डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, डायमेंशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, नीट में भी पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो वो वाला पार्ट देखते हैं। तो बच्चों अभी हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये क्या चीज है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक ऐसा यूजफुल प्रिंसिपल है जिसकी मदद से सारे डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो
एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ने क्या कहा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहा कि अगर हम किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एकदम हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से समझ लेते हैं। अगर मैं तुमको कहूं कि बच्चों ऐड करो 5 ग्राम विथ 10 केजी, ऐड कर पाओगे? बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमको बोलूं कि ऐड करो बच्चों 10 किलोमीटर विथ 500 मीटर, ऑब्वियसली ऐड कर पाओगे। लेकिन बच्चों अगर मैं तुमको कहूं ऐड करो 10 केजी प्लस 12 किलोमीटर, क्या ऐड होगा वो? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारा जो किलोमीटर है दैट रिप्रेजेंट्स द लेंथ, वो लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो तुम्हारा केजी है वो तुम्हारा मास को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो दोनों कभी भी तुम्हारा ऐड नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर कोई दो क्वांटिटीज का एडिशन या फिर दो क्वांटिटीज का सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में तुम्हारा x का डायमेंशन y के डायमेंशन के साथ इक्वल होने चाहिए और या फिर a का डायमेंशन b के डायमेंशन के साथ इक्वल होने चाहिए। ये कहता है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। समझ में आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या हो रहा है? अगर मान लो कि यहां पे मैं ये चीज लिखता हूं x प्लस वाई, ये कोई एक a भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक इक्वेशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम 10 केजी के साथ 12 केजी ऐड करोगे तो तुम्हें रिजल्ट में क्या मिलेगा? केजी मिलेगा, यानी कि दो लेंथ ऐड करने पे तुम्हें लेंथ ही मिलेगा, या फिर दो मास ऐड करने पे तुम्हें मास ही मिलेगा। तो इस केस में हम लोग अगर दो चीज को ऐड कर रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला स्टेटमेंट से हमें पता है कि दोनों का डायमेंशन इक्वल होने चाहिए, यानी कि वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस केस में जो भी तुम्हारा राइट हैंड साइड पे आ रहा है वो भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो इस केस में तुम्हारा x का डायमेंशन तो y के डायमेंशन के साथ इक्वल होगा ही, और इसमें a मल्टीप्लाइड बाय b, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो डायमेंशन आएगा उसके साथ इक्वल होने चाहिए। ये होता है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अभी बच्चों हम लोग करेंगे इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल होंगे। ठीक है, हम लोग एकदम फोड़ देंगे। तो चलो करते हैं। तो बच्चों हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो तुम जानते ही हो, क्लास 10 में लाइट चैप्टर में तुम्हारा था। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर, इसे लैम्डा बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड लैम्डा बी द वेवलेंथ, लैम्डा तुम्हारा वेवलेंथ है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, a एंड b का डायमेंशन पूछा है। तो बच्चों हम इसे कैसे करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। देखो, अच्छा ये जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस को ना ऐसा लिखते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ऐसे डायमेंशन लेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखो यहां पे तुम्हें बताया गया है कि म्यू इक्वल्स टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अभी याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, मैंने क्या बताया था? ये दो चीज ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब a का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू b बाय लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, यानी कि म्यू का डायमेंशन। अभी म्यू का तो डायमेंशन लेस है तो a का भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। मतलब a का डायमेंशन मेरे पास आ गया जो कि है ये वाला डायमेंशन लेस। अभी इसका डायमेंशन देखते हैं, तो b इसका डायमेंशन लैम्डा क्या बोला गया है? लैम्डा बी द वेवलेंथ क्या होगा डायमेंशन? बताओ बताओ बताओ, डायमेंशन क्या होगा?
लेंथ, हम लोग बोल रहे हैं ना वेवलेंथ को, ये वेवलेंथ का यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, सेंटीमीटर, मीटर ऐसे लिखते हैं, तो वो एक लेंथ है। तो इसका मतलब उसका डायमेंशन होगा l। सिर्फ l होगा, सिर्फ l होगा कि नहीं, देखते हैं देखते हैं देखते नहीं, लैम्डा स्क्वायर है तो यहाँ पे ये भी l स्क्वायर बनेगा। सो b by l स्क्वायर दैट इक्वल्स टू योर म्यू, म्यू मींस डायमेंशनलेस, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा b का डायमेंशन आ जाएगा जस्ट l स्क्वायर। तो चाहो तो तुम m टू द पावर 0 और t टू द पावर 0 को भी इंक्लूड करके लिख सकते हो, यानी कि मैं ये कह रहा हूं चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो m टू द पावर 0 l स्क्वायर t टू द पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ l स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं। चलो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे क्या कहा गया है, फोर्स F, F क्या है, फोर्स है, तो उसका एक इक्वेशन दिया गया है मेरे पास, F इक्वल्स टू A sin CT प्लस B cos dx। इनमें से T और X इन दोनों के बारे में बताया गया है क्वेश्चन में कि T है तुम्हारा टाइम और X है तुम्हारा लेंथ और F है तुम्हारा फोर्स, इन तीनों के बारे में बताया गया है। एक और चीज समझ लो, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, हम लोग लिखते हैं थीटा यानी कि एंगल। अभी लेक्चर 1 याद करो, अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से लेक्चर 1 देख लो। बच्चों ये जो हमारा इस चैनल पे वीडियोस आएंगे वो इंटर रिलेटेड होंगे, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी लेक्चर तुम्हारा मिस हो जाता है तो पहले वो वाला लेक्चर एक बार जरूर देख लेना, फिर ये वाला लेक्चर में आना, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं एक बार बता देता हूं, थीटा जो था मैंने बताया था वो एक सप्लीमेंटरी तुम्हारा क्वांटिटी के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास यूनिट तो होते हैं। ऐसा यूनिट क्या बताया था बच्चों, कमेंट्स में जरूर बताना। तो उसका ऐसा यूनिट है या फिर तुम्हारे पास हम लोग बोल सकते हैं उसके पास यूनिट है लेकिन उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। तो ये जो c मल्टीप्लाइड बाई t है उसका कोई डायमेंशन नहीं है, या फिर d मल्टीप्लाइड बाई x है उसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो फिर हम लोग ये चीज को बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, d इनटू x ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, c into t that should be equals to dimensionless, that means m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0। लेकिन t के पास तो डायमेंशन होता है, तो c का डायमेंशन into t का डायमेंशन कैपिटल T that's equal to m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0। और अभी बताओ बच्चों c का डायमेंशन क्या आएगा, t उधर जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद जब ऊपर आएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस हम लोग उसको लिख सकते हैं t टू द पावर -1। ठीक उसी तरीके से बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अभी हम लोग सीख गए हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, जो d इंटू x था मेरा वो भी मेरा डायमेंशनलेस था, d इंटू x वो भी मेरा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 था। तो अभी बताओ d का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, x क्या था, x था तुम्हारा लेंथ, यानी कि यहाँ पे कैपिटल L आएगा, वही कैपिटल L इधर जाके डिवाइड होगा, वही L ऊपर आके टू द पावर -1 बनेगा, यानी कि d का डायमेंशन तुम्हारा बन जाएगा L टू द पावर -1। तो तुम्हें क्या पूछा गया था, a by b का डायमेंशन और c by d का डायमेंशन। तो c by d का डायमेंशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो c by d इनका डायमेंशन बनेगा बच्चों, c का डायमेंशन आया है l-1 और ये आया है t-1, तो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा l-1 इंटू t, ये बन जाएगा तुम्हारा c अपॉन d का डायमेंशन। अभी बच्चों हम करेंगे a by d का डायमेंशन, तो उसके लिए एक बार हम लोग इस चीज को मिटा लेते हैं, ऊपर वाले सेक्शन को हम लोग मिटा लेते हैं एक बार। तो चलो मिटा लेते हैं। तो बच्चों हम लोग करने वाले हैं इस केस में a by b का डायमेंशन। अभी बताओ बच्चों ये तो डायमेंशनलेस है, ये तो डायमेंशनलेस है, तो क्या बच्चों हम लिख सकते हैं f का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू a का डायमेंशन, इसके पास जो भी क्वांटिटी है वो तो डायमेंशनलेस है, लिखने का कोई फायदा नहीं है, प्लस b का डायमेंशन। तो मैंने जब वो वाला स्टेटमेंट बताया था, प्रिंसिपल बताया था, तो मैंने बताया था कि जब कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होते हैं तो इसका मतलब उन दोनों का डायमेंशन सेम होते हैं। इसका मतलब a का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू b का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू f का डायमेंशन। f मतलब फोर्स यानी कि
वो होगा m l t माइनस 2। तो a बाई b पूछा है, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो दो सेम क्वांटिटी का डायमेंशन को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो ये भी तुम्हारा डायमेंशनलेस बन जाएगा, यानी कि m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, ये आ जाएगा तुम्हारा a बाई b का डायमेंशन। एक बार देख लो बच्चों और बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन में छोटे से छोटे चीज में भी अगर डाउट्स रहता है तो बेशक तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। मैं अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट्स में ही बता दूंगा, या नहीं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो अबे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट और दो क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है e इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80, जहां पे x तुम्हारा डिस्टेंस है, t तुम्हारा टाइम है। तो वहां पे पूछा गया है a इंटू b का डायमेंशन क्या होगा। तो E क्या है? E एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, E तुम्हारा एनर्जी है। ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि अगर दो चीज का सब्सट्रैक्शन या एडिशन हो रहा है तो उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो x क्या है? डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, तो b का डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा l स्क्वायर। तो b का तो डायमेंशन पता चल गया। अभी क्या होगा देखो, अभी इस चीज को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से आ जाएगा e इंटू ए टी दैट शुड बी इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो b का डायमेंशन आया है, ये b का डायमेंशन दैट शुड बी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन दैट शुड बी इक्वल्स टू e इंटू ए टी का डायमेंशन, यानी कि एनर्जी का डायमेंशन इंटू ए का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन, ये हम लोग बता सकते हैं बच्चों, बिल्कुल बता सकते हैं। तो बताओ बच्चों, एल स्क्वायर आया, ई का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एनर्जी और वर्क सेम ही होते हैं, और यहाँ पे तुम्हारा ए आएगा इंटू टाइम टी आएगा। तो यहां से बच्चों ये चीज यहाँ पे आकर डिवाइड होगा, तो ए का डायमेंशन क्या बन जाएगा बच्चों, देखो एक बार ध्यान से, ये पूरा चीज, अच्छा मैं एक बार लिख लेता हूं, चलो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं एक बार तुम्हारे लिए लिख लेता हूं तुम लोगों के लिए बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू कैपिटल टी दैट शुड बी इक्वल्स टू ए का डायमेंशन। तो बताओ बच्चों, देखिए एम ऊपर जाएगा तो m टू द पावर माइनस 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा m टू द पावर माइनस 1, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कोई एल बचेगा नहीं, तो एल लिखने की जरूरत है नहीं। t टू द पावर माइनस 2 इंटू टी, ये करने पे तुम्हारे पास t टू द पावर माइनस 1 बचेगा, और वो चीज ऊपर जाएगा तो t टू द पावर प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे वो बन जाएगा कैपिटल T, तो ये आ गया तुम्हारा a का डायमेंशन, और ये आ गया था तुम्हारा b का डायमेंशन। तो a इंटू b का डायमेंशन तुम्हारे पास आएगा, दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि m टू द पावर माइनस 1 l स्क्वायर t, ये क्या बन गया m टू द पावर माइनस 1 l स्क्वायर कैपिटल T, ये बन गया बच्चों तुम्हारा a इंटू b का डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि इफ वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, फोर्स कैपिटल F are taken as fundamental quantities, then find the dimension of mass m। मास का डायमेंशन क्या होगा ये पूछा है, बहुत बढ़िया, मास का डायमेंशन पूछा है। अरे मास का डायमेंशन तो m ही होता है, मास का क्या डायमेंशन फिर? यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे बोला गया है टेक वेलोसिटी एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्वेश्चन जिन्होंने सेट किया है, ये क्वेश्चन जिन्होंने बताया है, वो हमको इंस्ट्रक्ट दे रहा है कि मास को तुम डिराइव क्वांटिटी पकड़ो, लेकिन वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, एक्सेलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, और फोर्स को भी फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, और ये मानने के बाद तुम मास का डायमेंशन हमें फाइंड आउट करके दो। तो ये कैसे करते हैं? ये करने से पहले बच्चों मैं एक चीज बता देता हूं तुम्हें, यहां पे ये जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना, तो नीट का प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो
ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरीके से बस सीख लेंगे जनरल वे में कैसे करते हैं। तो m यानी कि मास, इसका डायमेंशन पूछा है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेकिन हमें पता नहीं कि टू द पावर में क्या आएगा, तो हम लोग मान लेते हैं टू द पावर x, टू द पावर y, टू द पावर z। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ m, और अभी यहाँ पे लिखेंगे जो भी डायमेंशन हमें पता है, वेलोसिटी का डायमेंशन पता है lt-1 होल टू द पावर x, एरिया मतलब एक्सेलरेशन पता है lt-2 होल टू द पावर y, और फोर्स का पता है mlt-2 होल टू द पावर z। अभी एक साथ करते हैं सभी को, तो यहाँ पे आएगा l टू द पावर x, t टू द पावर माइनस x, l टू द पावर y, t टू द पावर माइनस 2y, यहाँ पे आएगा m टू द पावर z, l टू द पावर z, t टू द पावर माइनस 2z, ये आएगा। बहुत बढ़िया। अभी इसको एक साथ करते हैं, करो एक साथ। तो ये आएगा तुम्हारा इस केस में देखो l, यहाँ पे एक l है, यहाँ पे एक l है, यहाँ पे एक l है, तो l टू द पावर x प्लस y प्लस z, यहाँ पे एक t है, यहाँ पे एक t है, यहाँ पे कोई t नहीं है, t है यहाँ पर भी, तो ये आएगा माइनस x माइनस 2y माइनस 2z, और यहाँ पे लिखते हैं चलो m को पहले लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे m नहीं है, यहाँ पे m नहीं है, सिर्फ यहाँ पे m है, जो कि आएगा m टू द पावर z। बहुत बढ़िया। अभी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कैपिटल M। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करो बच्चों, और राइट हैंड साइड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के साथ इक्वेट कर दो। तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करोगे बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे अगर तुम इक्वेट करते हो दोनों साइड को, तो इक्वेट करने पे तुम्हें मिलेगा बच्चों m टू द पावर 1 है, यानी कि ये जो यहाँ पे m है उसके पावर में जो भी चीज होगा वो इसके पावर के साथ इक्वेट करना होगा, यानी कि तुम्हारा आ जाएगा z इक्वल्स टू 1। ओके, और यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे है तुम्हारा l, यहाँ पे तो l नहीं है, यानी कि x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, और z का वैल्यू तो 1 आ गया है, तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x प्लस y इक्वल्स टू माइनस 1। ये एक इक्वेशन बन गया। और एक इक्वेशन यहां से बनेगा देखो, माइनस x माइनस 2y माइनस 2z, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, z का वैल्यू तो 1 है, तो माइनस x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस x माइनस 2y दैट्स इक्वल्स टू 2। अभी ये जो दो इक्वेशन आया है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या मिलेगा, x और x तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस y माइनस 2y पे तुम्हें सिर्फ माइनस y मिलेगा, प्लस 2 माइनस 1 पे तुम्हें सिर्फ 1 मिलेगा, तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 1। तो देखो z इक्वल्स टू प्लस 1, y इक्वल टू माइनस 1, तो यहीं से x इक्वल टू भी फाइंड आउट कर लो, तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो यहां से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर 0 बन जाएगा। तो तुम्हारा जो यहाँ पे m इक्वल्स टू थर्ड डायमेंशन मास इक्वल टू, यह बनेगा वेलोसिटी टू द पावर 0, x का वैल्यू 0 आया है, एक्सेलरेशन टू द पावर माइनस 1 एंड फोर्स टू द पावर z, यानी कि फोर्स टू द पावर प्लस 1। ये बच्चों तुम्हारा मास इक्वल टू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अभी बच्चों तुम्हारा होम टास्क ये रहेगा कि तुम वेलोसिटी का यूनिट पुट करो, एक्सेलरेशन का यूनिट पुट करो, और तुम फोर्स का यूनिट पुट करो, दोनों को कैंसिल आउट करो, करने के बाद देखो तुम्हारा केजी आएगा आंसर में। तो डायमेंशन ऐसे हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये चीज समझ में आया बच्चों। अभी चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो बच्चों ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम लोग इस चैप्टर में तो सीखेंगे, ये ठीक है, लेकिन ये ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आते जाएंगे वहां पर भी ये चीज कंटिन्यू होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो चीज हम लोग सीखेंगे डायमेंशन को कैसे यूज करते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस,
उनको भी डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस करके ऑप्शन चेक करने के मदद से हम लोग आंसर को, करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन सीखते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होगा वो होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला पता नहीं है कि उसका फॉर्मूला क्या है, तो तुम डायमेंशनल एनालिसिस की ताकत से, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से तुम वो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि बच्चों मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या है पता है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स अगर पता है तो बहुत बढ़िया, अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूं। क्लास 11 में एक चैप्टर है सर्कुलर मोशन करके। तो सर्कुलर मोशन पे जब कोई भी बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स लगते हैं, जो फोर्स उसको उन सर्कुलर पाथ पे बाउंड करके रखते हैं। जैसे हमारा अर्थ का जो मोशन है सन के अराउंड, उस मोशन पे अर्थ के ऊपर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं टुवर्ड्स द सेंटर। वो एक अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है जो अर्थ को उस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करवाते हैं, तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं फॉर्मूला एक बार बता देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r। मास ऑफ द पार्टिकल m, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितने वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है वो, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है। तो यहां पे बच्चों हमें ना अभी मान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग F इक्वल्स टू मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट के, जो कि एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। अच्छा, कांस्टेंट के बारे में मैं बता देता हूं। कांस्टेंट दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक डायमेंशनल कांस्टेंट, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे कि तुम्हारा कोई भी नंबर 2, 3 वगैरह वगैरह जो भी नंबर्स है, या फिर पाई, ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट है क्योंकि इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। और मान लो कि तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G हो गया, या फिर प्लैंक कांस्टेंट H हो गए, ये सब तुम्हारा डायमेंशनल कांस्टेंट है क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन भी होते हैं और यूनिट्स भी होते हैं। वो बात की बात है, वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए वहां पे हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे। तो K क्या है? एक डायमेंशनल कांस्टेंट, हमेशा मानना होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। चलो, मास के ऊपर डिपेंडेंसी पता नहीं, टू द पावर A मान लेते हैं। V के ऊपर डिपेंडेंसी पता नहीं, टू दी पावर B मान लेते हैं। R के ऊपर डिपेंडेंसी पता नहीं, टू दी पावर C मान लेते हैं। तो देखो बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने अभी अभी तुम लोगों को करवाया है, जहां पे हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किए थे, जहां पे मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। जहां पे वो वाला क्वेश्चन अभी अभी हम लोग करके आए कि जो तुम्हारा मास का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के टर्म्स में हम लोगों ने फाइंड आउट किए, तो वो वाला है ये। तो चलो कर लेते हैं। तो इस टाइप फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं इस तरफ, जो कि होगा तुम्हारा F, वो होता है mL/t-2। ये तो डायमेंशनलेस है, उसका डायमेंशन लिखने की जरूरत है नहीं। मास के लिए तो सिर्फ m⁴ होगा, वेलोसिटी के लिए तो L_t-1 होगा, और r के लिए तो तुम्हारा सिर्फ L⁴ होगा। तो वहां पे हम लोग mL/t-2 दैट इक्वल्स टू आएगा, देखो m⁴ L⁴ आएगा, L⁴ आएगा, तो L⁴ एंड t⁴ सिर्फ -b ये आएगा। अभी दोनों साइड को इक्वेट करो, तो a इक्वल्स टू क्या आया? 1 आया। b + c इक्वल्स टू क्या आया? देखो 1 आया। और -b इक्वल्स टू कितना आया? -2 आया। वहां से b इक्वल्स टू 2 आ गया। तो a इक्वल्स टू 1 आ गया, b इक्वल्स टू 2 आ गया। अभी यहां पे पुट करो 2 + c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू -1 आ गया। तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किए थे? f इक्वल्स टू k इंटू m⁴ v⁴b r⁴c। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों f इक्वल्स टू k इंटू m⁴1। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू 1 आया है, इंटू v⁴b। देखो 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 b कितना? b है 2, तो v का स्क्वायर, और r⁴c, c का वैल्यू देखो -1, तो टू दी पावर -1। तो क्या बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k m⁴ डिवाइडेड बाय r। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया तुम्हारा फोर्स।
तो तुम बताओगे बच्चों सर यहाँ पर तो के नहीं था, कोई कांस्टेंट नहीं था, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, के आ गया। तो क्या बच्चों मैं के को 1 कंसीडर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन तुम बोलोगे सर पता कैसे चलेगा, ये तो आपने पहले बता दिया था कि इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, तो हम लोगों को समझ में आया कि अच्छा के इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से समझ में कैसे आएगा? तो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस का ये एक लिमिटेशंस है कि ये जो डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं इनका वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं हो सकते। देखो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस में परफेक्ट नहीं है, एक रफ एस्टिमेटेड तुम्हें एक आइडिया देगा कि तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट जो भी तुम्हारा क्वांटिटीज है उनसे मिलके कैसे तुम्हारा जो डिजायर्ड क्वांटिटी है वो तुम्हारा बन रहा है। तो ये है डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एग्जांपल। तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग सीखेंगे कि यूनिट सिस्टम, जो कि ऐसा यूनिट सिस्टम हो गया, सीजीएस यूनिट सिस्टम हो गया है, तो एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग ले लेते हैं फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है बच्चों न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों? सीजीएस यूनिट होता है डाइन। तो हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है। ये 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से इसको सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले फोर्स का यहाँ पे डायमेंशन लिख लो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m/l/t-2 ये होता है फोर्स का डायमेंशन। अभी बच्चों यहाँ पे ऐसा लिखना होता है, ये फॉर्मेट याद रखना, n2 इक्वल्स टू n1 इंटू m1/m2 होल टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि m की पावर में 1 था। L1/L2 होल टू द पावर 1। क्यों? क्योंकि L के पावर में भी 1 था। T1/T2 इंटू होल टू द पावर -2। क्यों? क्योंकि T के पावर में -2 था। अभी देखो तुम न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि एसआई यूनिट से तुम सीजीएस यूनिट पे जाना चाहते हो। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी दिया है ये तुम्हारा है नॉन, इस क्वेश्चन में ये है नॉन, और तुम सीजीएस का वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो, इसका मतलब ये है तुम्हारा अननोन। तो यहां पे बच्चों ये कितना है? 1 न्यूटन। अगर 2 न्यूटन 3 न्यूटन वो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे भी मतलब जो भी न्यूमेरिकल डिजिट दिया हुआ रहेगा वो तुम्हें n1 की जगह पे पुट करना है। ध्यान से सुनना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। n1 की जगह पे क्या पुट करना है? जो तुम्हारा यहाँ पे न्यूमेरिकल डिजिट दिया हुआ रहेगा। अगर 2 है तो 2 पुट करेंगे, अगर 100 है 100 पुट करेंगे, जो भी रहेगा वो चीज तुम्हें यहाँ पे पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1। अभी m क्या है? मास। ये चीज देखना बच्चों, नोन जो पैरामीटर है, यानी कि एसआई सिस्टम अभी इस क्वेश्चन में मेरा नोन है, तो ऊपर में तुम्हारा नोन बैठेगा, नीचे में तुम्हारा अननोन बैठेगा, ठीक है। तो ऊपर में m मतलब 1 kg डिवाइडेड बाय सीजीएस जो कि अननोन है वो आएगा तुम्हारा 1 ग्राम। सिमिलरली 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर होल टू द पावर 1 होल टू द पावर 1। और सीजीएस और एसआई दोनों में ही टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो यहाँ पे कितना आया बोलो? 1 इंटू, बताओ 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो ये डिवाइड करने पे तुम्हें 1000 मिलेगा, यानी कि 10 क्यूब मिलेगा। एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मतलब ये डिवाइड करने पे तुम्हें 10 स्क्वायर मिलेगा। और सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे -2 देना मत भूल जाना। तो यहाँ पे वो 1 की पावर में जो भी रहेगा वो तो 1 ही आएगा। तो ये भी तुम्हारा 1 आ गया। तो कितना है बच्चों? 10 टू द पावर 5। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इजी सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये बच्चों कि ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में नहीं देगा। तो कैसा क्वेश्चन देगा? तो वो लोग जो क्वेश्चन देगा एग्जाम में, चलो वो वाला क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन सेम है, मतलब तुम्हारा जो प्रोसीड्यूर रहेगा वो भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो वो वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन,
इफ द प्रेजेंट यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, जो कि मास का यूनिट हो रहा है केजी, लेंथ का मीटर एंड टाइम का सेकंड, यानी कि ऐसा यूनिट, लेकिन कोई एक दूसरा यूनिट सिस्टम है, कोई यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में तो ऐसा यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि मान लो एग्जिस्ट करता है ऐसा यूनिट जहां पे 1 यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू तुम्हारा 1/10 kg, या फिर 1 यूनिट ऑफ लेंथ मींस 100 मीटर, या फिर 1 यूनिट ऑफ टाइम मींस 100 सेकंड, देन उस यूनिट सिस्टम में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, उस यूनिट सिस्टम में 1 जूल ऑफ एनर्जी कितना आएगा। तो एनर्जी, तो मैंने क्या बताया था, जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगा पहले उसका डायमेंशन लिख लो। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, याद करके बताओ, वीडियो पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करो। ml² t-2, ml² t-2, तो ये आ गया तुम्हारा एनर्जी का डायमेंशन। फिर क्या लिखना होता है बच्चों, फिर लिखना होता है n2 = n1, फिर आएगा तुम्हारा m1/m2 होल टू द पावर 1, फिर आएगा l1/l2 होल टू द पावर 2 इनटू t1/t2 होल टू द पावर -2। अभी देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे लिख दो। फिर मैंने बताया था कि ये जूल, जो कि तुम्हारा ऐसा यूनिट है, वो तुम्हारा नोन है, और जो अननोन है वो तुम्हारा ये यूनिट है। तो ऊपर में सबसे पहले क्या लिखना होता है, नोन लिखना होता है, नीचे में क्या लिखना होता है, अननोन लिखना होता है ना। अभी तो वही सीखे हैं हम लोग। तो ऊपर में नोन वाला लिख लो, इसका मतलब ऊपर में 1 kg लिख लो, और नीचे में अननोन क्या है 1/10 kg, तो लिख लो 1/10 kg होल टू द पावर 1। लेंथ क्या है बच्चों, हमारे पास था 1 मीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर होल टू द पावर 2 लिख लो बच्चों। और t1/t2 हमारे केस में है 1 सेकेंड, लेकिन उसके हिसाब से है 100 सेकेंड होल टू द पावर -2 लिख लो बच्चों। तो यहाँ से kg मीटर मीटर सेकेंड सेकेंड ये सब कैंसिल हो गए बच्चों। ये 10 ऊपर आएगा, होल टू द पावर 1 है, तो ये तो जस्ट 1 × 10 आएगा, इंटू देखो बच्चों ये 1 बाय कितना आएगा, ये 1/1 0 0 0 0 आएगा क्योंकि 100 है, इंटू बच्चों यहाँ पे 100 है लेकिन होल टू द पावर -2 है, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा। तो ऊपर में ये जाएगा 1 0 0 0 0, तो ये वाला कैंसिल हो गया है ना, यहाँ पे सिर्फ 10 बचा, तो तुम्हारा आएगा 10 यूनिट। यानी कि जो हमारे एसआई सिस्टम में 1 जूल एनर्जी, वही इनके दिए हुए यूनिट सिस्टम में इक्विवेलेंट होगा 10 यूनिट ऑफ एनर्जी के। तो इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें बस फोकस रखना है कि तुमने क्या सीखा है। इसलिए मैं पहले वीडियो से यही चीज तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 11 तुम्हारा बेस है, यहाँ पे बेस क्रिएट करो, सीखो, समझो। चाहे कोई चीज सीखने में किसी को 1 दिन लग रहा है या फिर किसी को जस्ट 1 घंटा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम स्लो है, हम स्लो सीखेंगे, लेकिन सही चीजें सीखेंगे और सभी चीजें सीखेंगे, कोई चीज को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर जितने भी सारे तुम्हारा कंसेप्ट है मैंने बता दिया। अभी कुछ और कंसेप्ट बूस्टर वाला क्वेश्चन एक तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अभी जो सीखे हैं क्या उनसे हमारा क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। कई बच्चों का ना यही इच्छा रहता है कि हम लोग पहले दिन से जेईई में जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जब हम लोग इस दुनिया में आए थे तो क्या बच्चों आने के बाद ही हम लोग चलना सीख गए थे? नहीं, हम लोग आए थे, हम लोग रोए थे, हम लोग वो धीरे धीरे कुछ चीज पकड़ के खड़ा होना सीखे थे, फिर जाके हम लोग चलना सीखे थे। तो अभी तो हम लोग क्लास 11 में आए हैं, इतना जल्दी क्यों करेंगे ना हम लोग सब कुछ। हम लोग अपना बेस पहले क्रिएट कर ले, क्योंकि अगर बेस हमारा क्रिएट नहीं है, हम लोग टॉप पे पहुंच गए, तो अगर बेस थोड़ा सा भी हिल गए ना, धड़ाम से हम लोग गिर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है बच्चों, हम लोगों को बेस क्रिएट करना है, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग खुद से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, तुम लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए हम लोग 1-2 टैलेंट बूस्टर क्वेश्चन, ज्ञान बूस्टर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे आते हैं। चलो, तो बच्चों क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। इन द गिवन इक्वेशन y equals to a into 1 minus e to the power minus yt by v, ऐसा कुछ भी एक इक्वेशन वो लोग दे दिए है।
जहां पे बताया गया है t इक्वल्स टू टाइम है, v इक्वल्स टू वेलोसिटी है एंड y का डायमेंशन दिया है कि y इक्वल्स टू दिस। तो तुम्हें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस z। इस क्वेश्चन का हल हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो चीज मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट बूस्टर। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि e टू दी पावर अगर कुछ भी रहेगा, कुछ भी e टू दी पावर अगर कुछ भी रहेगा, e टू दी पावर अगर कुछ भी रहेगा तो वो कुछ भी का डायमेंशन नहीं रहेगा, मतलब ये शुड बी डायमेंशनलेस, इट शुड बी डायमेंशनलेस। ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। इसका मतलब ये जो yt/v है वो डायमेंशनलेस होने चाहिए, यानी कि y का डायमेंशन इंटू t का डायमेंशन डिवाइडेड बाय v का डायमेंशन, ये शुड बी इक्वल्स टू तुम्हारा डायमेंशनलेस होने चाहिए। तो यहां से तुम y का डायमेंशन लिख लो, y का डायमेंशन इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाय lt माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू तुम्हारा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0। तो यहां से तुम्हारा जो आएगा y इक्वल्स टू, y का डायमेंशन तुम्हारे इस केस में आएगा बच्चों, t तो है ही तो ये ऊपर जाएगा, अच्छा ये नीचे आएगा, मान लो t टू दी पावर माइनस 2 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये बनेगा m टू दी पावर 0, अच्छा l एंड t टू दी पावर माइनस 2, ये तुम्हारा y का डायमेंशन। लेकिन गिवन y का डायमेंशन क्या है, ये है गिवन y का डायमेंशन। कंपेयर करो इन दोनों को, तो कंपेयर करने पे तुम्हें मिलेगा x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू माइनस 2। तो तुम्हें किसका वैल्यू पूछा गया था, x प्लस 2y प्लस z। तो x प्लस 2y प्लस z ये आ जाएगा बच्चों 0 प्लस 2 माइनस 2, यानी कि ये भी 0 आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों जेईई मेंस का, जो सेक्शन होता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जहां पे सब इंटीजर वैल्यू होते हैं, तो उसका क्वेश्चन है ये। मतलब वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से पूछे जाते हैं। इस चैनल पे बच्चों मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, सारे टाइप्स का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो एक और वैसा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, चलो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दिया है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल जो कि x मीटर पे रहेगा, और ये एक चीज दिया है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा वो बूस्टर कांसेप्ट ये है कि e टू दी पावर पे जो भी होगा, कुछ भी होगा, तो वो डायमेंशनलेस होने चाहिए, यानी कि अल्फा इंटू टी ये तुम्हारा एक डायमेंशनलेस होगा, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0। अभी बच्चों यहाँ पे देखो कि अल्फा का डायमेंशन मुझे पता नहीं, लेकिन t का डायमेंशन कैपिटल T होता है, दैट्स इक्वल टू आएगा तुम्हारा m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0। तो वहां से मुझे अल्फा का डायमेंशन तो मिल गया कि m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर माइनस 1, ये बहुत इजी था। लेकिन v नॉट का डायमेंशन कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे 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 कैसे, हाँ सर ने तो बताया था एक कंसेप्ट कि डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन होगा और तुम्हारा वो कंसेप्ट यूज नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कौन सा कंसेप्ट, कंसेप्ट है तुम्हारा एक स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट में क्या बताया था, स्टेटमेंट में बताया था कि अगर दो इक्वेशन है तो उनका दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बताओ बच्चों स्टेटमेंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वेरी गुड। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग बता सकते हैं कि x का डायमेंशन और v नॉट बाय अल्फा का डायमेंशन इक्वल होगा, क्योंकि ये तो दोनों वन तो डायमेंशनलेस है ही, और e टू द पावर बोथ भी तो डायमेंशनलेस है, तो ये इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। x का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू v बाय अल्फा, यानी कि v नॉट बाय अल्फा इन दोनों का डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। क्यों, क्योंकि बताया गया है कि x इज इन मीटर, x का डायमेंशन मीटर पे है। तो v नॉट का डायमेंशन पता नहीं, v नॉट लिख लिए इक्वल्स टू l का डायमेंशन इनटू अल्फा का डायमेंशन। अल्फा क्या है, t टू दी पावर माइनस 1। तो v नॉट का डायमेंशन क्या आ गया बच्चों, यहां से l t माइनस 1। देखो हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं ना कंसेप्ट से, हाँ। इसकी जगह पे अगर कुछ और भी क्वेश्चन, कुछ और इक्वेशन वो दे देंगे, कोई फर्क पड़ेगा हम लोगों को,
हम लोग क्वांटम क्विप्स का चैनल का सब्सक्राइबर है, हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन से डर नहीं लगता है ना। तो हम लोग ये वाला कंसेप्ट से डायमेंशनल एनालिसिस का जो भी कैन बूस्टर टाइप का क्वेश्चन होगा हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही बच्चों, आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये वाला चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कि क्लास कैसा चल रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ये चैनल अपने दोस्तों से भी शेयर कर लेना बच्चों। ठीक है, चलो टाटा एंड गुड बाय।